जलपाई पक्षियों का सुंदर संसार और उनमें प्रजनन एक सुंदर लीला। इस सुंदर लीला को देखने का अवसर हमें मिला भारत के केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान में। सुंदरता और सहयोग के अद्भुत दृश्य जो प्रकृति के नियमों को पूरा करते जीवन को ले चलते निरंतर सृष्टि के अनंत पथ पर। केवलादेव 19वीं शताब्दी तक छोटे छोटे पेड़ों और झाड़ियों का एक विस्तार था, जहां पर बरसात के दिनों में कुछ जलीय पक्षी दिखाई देते थे। इस क्षमता को समझकर भरतपुर के महाराजा ने नहर से पानी लाकर उस जगह को एक जलीय स्थान में बदल दिया, जहां धीरे धीरे हजारों की संख्या में पक्षी दिखाई देने लगे। जब तब शिकारियों के हाथ मारे जाने के बावजूद पक्षियों का आकर्षण बना रहा ये स्थान, जो आज केवलादेव घाना या फिर भरतपुर के नाम से संसार भर में जाना जाता है। 1981 में इसे राष्ट्रीय पक्षी उद्यान घोषित किया गया और आज ये विश्व धरोहरों में से एक है। बरसात के मौसम के तुरंत बाद शुरू होती है ये लीला। हजारों की संख्या में पक्षी आधे पानी में डूबे बबूल के पेड़ों पर बने घोंसलों पर करते हैं बसेरा। सबसे ज्यादा आकर्षित करता है तो सफेद परों के घेरे के ऊपर हरे काले का मेल और सीने के ऊपर काली पट्टी लिए पेंटेड स्टॉक, दोक या जांघिल। सिर्फ इसी के कंधों और परों के निचले हिस्से पर आपको दिखेगी हल्के गुलाबी रंग की आभा, अन्य व्हाइट स्टॉक्स में नहीं। सितंबर के महीने में जब बारिश के पानी से नदी तालाब सराबोर हो जाते हैं, ये पक्षी आसमान में दिखाई देने लगते हैं सही जगह की तलाश में। समूह में रहने वाले इन परिंदों की अपने जन्म स्थान पर ही घोंसला बनाने की आदत होती है। उतरने के बाद कुछ समय तक साथ झुंड बनाकर इंतजार होता है साथी का। एक ऋतु में एक ही के साथ घर बसाते हैं ये। जल्दी ही क्षेत्र निर्धारित होंगे। इस समय ये किसी बाहरी घुसपैठ को पसंद नहीं करते और यही कारण होता है छिटपुट झड़प या मनमुटाव का। अक्टूबर के महीने में इस झुंड में बढ़ोतरी हो जाती है। रोजी पेलिकन या हवा सीलों के आ जाने से ये पेलिकन कुछ तो होते हैं भारतवासी और कुछ जाड़े के मेहमान। नर और मादा दिखने में करीब करीब एक जैसे होते हैं, बस मादा थोड़ी छोटी दिखती है। इनका वजन करीब 11 किलो होता है। जरा सोचिए हड्डियों का वजन कितना होता होगा, बस 750 ग्राम। इनकी खोखली और सख्त हड्डियां ही इन्हें ऊंची और लंबी दूरियों का सफर तय करने के काबिल बनाती हैं। इन्हीं हल्की हड्डियों के कारण आप इन्हें गर्म हवा की उठती लहरों पर सवार आसमान में बहुत ऊंचे तैरते देख सकते हैं। घोंसला बनाने की जगह को चुनने में सबसे बड़ी जरूरत है पानी। पानी अगर खूब है तो होंगी ढेर सारी मछलियां और तरह तरह के जलीय जीव जो उन्हें और उनके आने वाले बच्चों को खाने की कमी न होने देंगे। इसको देख रहे हैं आप, कैसे छिछले पानी में गर्दन नीचे कर मछली की ताक में एक एक कदम आगे बढ़ रहा है। उधर गहरे पानी में पेलिकन तैरते हुए तलाश में है मछलियों की। उसकी चोंच के नीचे जो झोला सा दिख रहा है वो उसके लिए बड़े काम की चीज है।
ये इसके बदन को ठंडा रखने का काम करती है। साथ ही पानी में चोंच नीचे कर वो इस झोले में ढेर सारी छोटी छोटी मछलियां एक साथ पकड़ सकता है। इनके साथ में ये रहा कॉर्मोरेंट या पनकौवा। इसने भी इस जगह को घर बनाने के लिए चुना है। नर और मादा दोनों ही घर बसाने के काम में बराबर की हिस्सेदारी करते हैं। डार्टर्स या स्नेक बर्ड्स ने भी घोंसला बनाना शुरू कर दिया है। सांप की तरह लंबी गर्दन इनकी खासियत है। काले परों पर प्रजनन काल में चांदी सी धारियां बहुत सुंदर लगती हैं। कॉर्मोरेंट और डार्टर दोनों के परों को पानी में भीगने से बचाने के लिए तेल की ग्रंथियां नहीं होती हैं। इन्हें अपने परों को धूप में सुखाना पड़ता है। उधर मादा पेंटेड स्टॉक ने अपना नर ढूंढ लिया है। वो नर जिसके पास अच्छी जगह पर कब्जा है। पहले तो नर उसे धमकाकर भगाने की कोशिश करता है, पर मादा की जिद के आगे उसे झुकना ही पड़ता है। आखिरकार एक दूसरे के सामने झुककर अपनी स्वीकृति दी जाती है। चोंच से चोंच लड़ने की चटर पटर आवाज ही जोड़ी जमाने की निशानी है। अब बारी घोंसला बनाने की। काम पूरे जोर पर शुरू हो गया। नर तिनके टहनी बटोर कर लाता है और मादा एक कुशल गृहिणी की तरह उन्हें संवार कर घोंसलों को सही आकार देती है। ज्यादातर पुराने घोंसलों की ही मरम्मत की जाती है। वजन में हल्के होने के कारण ये पेड़ों की कोरों की तरफ अपना घोंसला बनाते हैं और उन्हें बीच में गहरा रखते हैं। चारों तरफ टहनी, तिनके और पानी की घास सेवार का घेरा होता है। मिलन हमेशा घोंसलों पर ही होता है, जमीन पर कभी नहीं। मादा 3 से 5 अंडे देती है, जिन्हें वे 26 दिन तक सीती है। बच्चों के फूट निकलने के बाद घोंसलों की चहल पहल बहुत बढ़ जाती है। कितने सारे घोंसले और कितने सारे बच्चे। घोंसलों की इस भीड़ में भी वयस्क किस तरह अपने घोंसलों को पहचान कर सीधा उसी पर उतरता है ना अचंभे की बात। ये बच्चे बहुत हल्ला मचाते हैं, ये इनके लिए जरूरी भी है। जो ज्यादा चिल्लाएगा और गर्दन झुका झुका कर मिन्नत करेगा, माँ बाप उसे चुप कराने की जल्दी में ज्यादा खिलाएंगे। देखिए इन चूजों की चालाकी। बच्चों के खाने के लिए माता पिता आधा पचा खाना घोंसले की फर्श पर उगलते हैं। बच्चे बहुत खाऊ होते हैं, एक दिन में अपने वजन के 80% के बराबर खा सकते हैं। वयस्क यहां से भी खाते हैं। तभी तो केवला देव के पेंटेड स्टॉक्स को रोज 4 से 5 टन मछली चाहिए। कॉर्मोरेंट भी अब बड़े हो रहे हैं। दिसंबर तक ये लगभग माता पिता के बराबर हो जाते हैं। बहुत हल्ला करते हैं ये, धैर्य तो होता ही नहीं। उलीचा हुआ खाना पाने के लिए बच्चे माता पिता की गर्दन में अपना मुंह डाल देते हैं। पेलिकन का दुलारा चूजा राख के रंग का होता है। पेंटेड स्टॉक के बच्चे तेजी से बढ़ रहे हैं।
साथ साथ घोंसला भी बड़ा किया जाता है। बच्चे भी मदद करते हैं इसमें। बढ़ते परिवार को ज्यादा जगह मिलती है। वो देखिए इन चांगिलों को कैसे पंख फैलाकर अपने बच्चों को दोपहर की कड़ी धूप से बचा रहे हैं। साथ ही पंख पर कड़ी धूप लगने से कीड़े मकोड़ों का भी खात्मा हो जाता है। जैसे जैसे उड़ने के दिन नजदीक आते हैं, बच्चों की उछल कूद बढ़ जाती है। जनवरी माह के बीच तक जाते जाते वे उड़ान भरने के लिए सक्षम हो जाते हैं। दिखने में ये राख का रंग लिए और कुछ छोटे होते हैं। अब तक ठंड काफी जमकर आ गई है। कुछ चूजों ने घोंसला छोड़ दिया है, पर ज्यादातर अभी माँ बाप पर निर्भर हैं। कितना प्यारा लगता है उनका घुटनों के बल झुककर अपनी माँ से खाना मांगना। जल्दी स्थान छोड़ेंगे ये सितंबर में फिर आने को प्रजनन की पुकार पर। इतना सुंदर था ये नजारा कि हम एक बार फिर यहाँ लौटे। भोर का समय था। हवा में पक्षियों की चहचहाहट गूंज रही थी। जून का महीना, गर्मी अपनी प्रखर पर, बरसात का इंतजार। जलचर पक्षियों की संख्या बहुत कम है। हमें अब तक कुछ सारस क्रेन्स, ग्रे हेरॉन्स और इग्रेट्स ही दिखाई दिए। बहुत थोड़े पेंटेड स्टॉक्स भी हैं। छिछले पानी में बहुत से कछुए या टर्टल्स भी हैं। जुलाई अगस्त में ये अंडे देंगे। अच्छी तैराक होते हैं ये, पर तेज चपल मछलियों के आगे हार जाते हैं। बड़ी मुश्किल से पकड़ पाते हैं उन्हें। ये टर्टल्स अपने सर और हाथ पांव अपने सख्त खोल में खींचकर छुपा सकते हैं। समुद्री कछुए ऐसा नहीं कर सकते हैं। बगल के पेड़ पर कुछ खुली चोंच गांधिलों यानी ओपन बिल्ड स्टॉक्स ने बसेरा शुरू कर दिया है। जल्दी ही पानी और खाने की भरमार होगी और ये लोग अपना घोंसला बनाना शुरू कर देंगे। प्रजनन काल की नारंगी आभा लिए जोड़ी बनाने को एक साथ इकट्ठा हुए हैं गाय बगुले या कैटल एग्रेट्स। समूह में चयन अच्छा होगा। अधिक पक्षी तो अधिक आंख और कान, साथ ही घुसपैठियों पर अच्छी नजर। आक्रमणकारी के दिखते ही बचने का संदेश दिया जाता है। कुछ पक्षी तो इन्हें घेर कर भगा देते हैं, पर कुछ पक्षी इतने भाग्यशाली नहीं होते। अजगर और रेतीले सांपों की पकड़ में आ ही जाते हैं, जो इन्हें निचोड़कर, कुचलकर निकल जाते हैं। सांप का ध्यान इस समय अपने खाने पर ही होता है। दूसरी किसी चीज की ओर इसका ध्यान ही नहीं जाता। इस समय हम उसके बहुत पास तक पहुंच गए। गो को चिड़ियों के अंडे दिख गए हैं। उस टिटहरी यानी
रेड वॉटर्ड लैपविंग ने खतरा भांप लिया है, तभी चौकन्ना हो गया। ये पक्षी खाली जमीन पर अपना घोंसला बनाता है। बहुत तेज नजर होती है इसकी। कछुए का भी अंडे देने का समय हो गया है। ये मिट्टी में अंडे देते हैं और सूरज की किरणों की गर्मी इनको सेती है। कछुए के दांत नहीं होते हैं, पर इनका चोंच-नुमा जबड़ा इतना तेज होता है कि ये बहुत बुरी तरह काट सकते हैं और गहरे जख्म दे सकते हैं। इन कछुओं को कॉर्मोरेंट, कूट्स और टील्स को पानी के नीचे से ही पकड़कर खींचते हुए देखा गया है। सभी को बरसात का बेसब्री से इंतजार है। अगस्त का महीना शुरू हो गया, पर अभी तक कोई खास पानी नहीं बरसा है। नहर का पानी भी अभी तक नहीं आया। चिड़ियों की संख्या अब पेड़ों पर बढ़ती दिख रही है। सभी घोंसला बनाने में व्यस्त हैं। हर पेड़ पर तरह तरह की जातियां हैं, पर किसी एक प्रजाति के पंछी एक पेड़ पर अधिक दिखाई पड़ते हैं। ज्यादातर अपनी जाति के साथ ही रहना पसंद करते हैं। हाँ, अपनी जगह पर कब्जा करने की कोई कोशिश करे तो ओपन बिल्ड स्टॉक्स अपना घोंसला बनाने में जुटे हैं। कुछ घोंसलों पर अंडे भी हैं। वे उनको सेने में व्यस्त हैं। अरे रे रे रे, क्या गड़बड़ है? अच्छा, यहाँ, यहाँ, ये यहाँ। आप देखते हैं। हाँ, अब ठीक है। अरे, ये तो योगा कर रहा है। इसकी बड़ी सी चोंच में जो खुली जगह नजर आ रही है, वो उसे अपने आप खाना ढूंढकर खाने के लायक हो जाने पर ही बनती है। इस चोंच से वो अपने मनपसंद भोजन घोंघे का कड़ा कवच तोड़ सकता है। घोंसलों की जमघट के बीच ज्यादा परभक्षी आ नहीं पाते। इन परभक्षियों के क्षेत्र बंधे होते हैं। एक दूसरे के क्षेत्र में घुसपैठ करना कठिन है। पक्षी अधिक सुरक्षित हैं। एक दूसरे को देखकर सीखने का भी अच्छा मौका मिलता है। वो रहा करछिया बगुला या मीडियन एग्रेट। इसकी दूधिया रंग की बहार कितनी निराली है। प्रजनन के समय इनकी पीठ पर सुंदर लंबे परों की छटा निराली होती है। अब से कुछ साल पहले तक इन परों का इस्तेमाल पश्चिमी देश की महिलाओं की टोपियों में सजावट के लिए किया जाता था। इसीलिए इनके लुप्त होने का भी खतरा था। नर एग्रेट बड़ी मेहनत से घोंसले के लिए तिनके, टहनी, पत्तियां ढूंढ कर लाता है और मादा को देता है। ये उनके प्रणय निवेदन का तरीका है। नर और मादा एक से ही दिखते हैं और सारा काम मिल बांट कर करते हैं। सफेद रंग का व्हाइट आइबिस या मुंडा नाम कितना सटीक है। काले रंग के सिर पर एक भी रुआ नहीं और चोंच देखिए कितनी लंबी और मुड़ी हुई। नर मादा दोनों एक से दिखते हैं। इनमें भी आवाज निकाल सकने की क्षमता नहीं होती। ये एक जगह पर समूह में घोंसले बनाते हैं। बहुत सोच समझकर जगह चुनी जाती है। एक बार जगह मिल जाने पर उस जगह की सीमा के अंदर
कोई दूसरा नहीं आ सकता। चिड़ियों में जोड़ी बनाने के बहुत तरीके होते हैं। कुछ तो सिर्फ एक साथी चुनते हैं और कुछ के बहुत से साथी होते हैं। सारस का साथी जीवन भर साथ निभाता है। एक साथी रखने से बच्चों की देखभाल मिलजुल कर अच्छी तरह होती है, जबकि और जातियों जैसे कि तांबे के रंग के परलिए जकाना कई साथी रखते हैं। मादा एक ऋतु में कई नर चुनती है। अंडे देते ही वो एक साथी को छोड़ देती है और नर चकाना अंडों को सेने का काम करता है। मादा अंडों को छोड़कर नए साथी की तलाश में चली जाती है। ऐसा ही कुछ नर बया वीवर भी करता है, पर इनमें नर पक्षी कई सारी माताओं के साथ एक ऋतु में जोड़ी बनाता है। ये सारे पक्षी यहाँ इतनी बड़ी तादाद में इकट्ठा हुए हैं तो बस इस आशा में कि उनको जल्दी ही वहां पानी मिलेगा जो उनको और उनके बच्चों को पर्याप्त भोजन दे सकेगा। पर पानी का कोई नामो निशान नहीं। छोटे छोटे पानी के डोबे धीरे धीरे सूख रहे हैं। आसानी से पानी मिलना यहाँ के निवासियों के लिए बहुत कठिन होता जा रहा है। इन्हीं सूखते हुए डोबों में से एक में हमने बहुत सारी मछलियां देखी, पर उनको पक्षियों द्वारा खाने का कोई भी प्रयास नहीं हो रहा था। शायद कीचड़ से लथपथ होना ही उनकी रक्षा कर रहा था। कछुआ भी मुसीबत में था। गाढ़े कीचड़ में वो जान बचाने की पूरी कोशिश में लगा था। इन सभी को पानी की सख्त जरूरत थी। पास ही के गांव में हमने एक सारस जोड़े को देखा। सारस कद में संसार का उड़ान भर सकने वाला सबसे ऊंचा पक्षी है। यह अधिकतर अलग अलग जोड़ों में रहता है। उस जोड़े के साथ उनका नया छोटा बच्चा भी था। सुनहरे रंग का सुंदर चूजा अपनी नई दुनिया को घूम घूम कर समझने की कोशिश में लगा था। माँ बाप उसे खिला रहे थे। माँ बाप की लंबी लंबी लाल लाल टांगें चूजे के लिए इधर उधर हो जाने पर अच्छे मार्ग निर्देशन का काम करती हैं। नर बया अपना घर बनाने में लगा है। मादा के शरीर पर नर की तरह प्रजनन काल का पीला रंग नहीं होता। नर बया एक कुशल बुनकर की तरह एक एक तिनके को पिरो पिरो कर घोंसले को आकार देता है। जब घोंसला आधा बन जाएगा तब मादा उसका निरीक्षण करेगी। संतुष्ट होने पर वो उनमें अंडे देगी। मादा के अंडे पर बैठने के बाद चालाक नर उसे छोड़ देगा और दूसरी मादा की तलाश में फिर से नया घोंसला बनाएगा। दूसरी, फिर तीसरी, क्रम यूं ही चलता रहेगा। घोंसलों के कई प्रकार हैं, पर हर एक प्रजाति का अपना अलग अलग अंदाज होता है जो उसको आनुवांशिक रूप से मिलता है और उसके स्वभाव का एक अंग होता है। हजारों वर्षों से एक प्रजाति एक ही तरह से अपना घोंसला बनाती आ रही है। वैज्ञानिक प्रयोगों ने सिद्ध कर दिया है कि कृत्रिम रूप से सेए हुए अंडों से जो बच्चे उत्पन्न होते हैं वे भी अपना घोंसला उसी प्रकार बनाते हैं जैसे उनकी प्रजाति करती है। शाम का समय हम फिर उद्यान में हताश खड़े एक दुखद घटना देख रहे थे। कछुआ अपनी जान बचाने की कोशिश में लगा था। हमें एहसास हो रहा था कि यदि प्रकृति के साथ इस लड़ाई में वो हार गया तो ये उद्यान भी हार जाएगा,
क्योंकि दोनों को पानी की सख्त जरूरत थी। और तभी वो घटना घट गई जिसको हम नहीं देखना चाहते थे। कछुए ने दम तोड़ दिया, पर पानी का कहीं नामो निशान न था। कुछ दिनों बाद हम जब फिर उद्यान में पहुंचे तो घोंसले करीब खाली थे। अंडों को उनके भाग्य के सहारे छोड़ पक्षी जा रहे थे, सुदूर किसी सीमांत में जहां उन्हें सहारा मिल सके। और सितंबर में भी पानी नहीं गिरा। मॉनसून ने धोखा दे दिया, साथ ही धोखा दिया नहर के पानी ने भी। पिछले साल के पेंटेड स्टॉक के घोंसले इस बार वीरान थे। इस साल का एक टुकड़ा यूं ही बेकार गया, न दिया गया उन्हें एक मौका फिर से यहां आकर चहकने का, अपना सुंदर संसार गढ़ने का। और यूं रह गया एक जीवन अधूरा और अपूर्ण। क्या बनेगा फिर से घरौंदा?